इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक लिवर रिलेटेड डिजीज है, जो कि थ्रेटनिंग होती है बच्चे की लाइफ के लिए। तुम्हें 37th वीक पे चाहे नॉर्मल हो चाहे सीजेरियन, हम बच्चा निकाल लेंगे। वो एक सोनोग्राफी मशीन लगा के डॉक्टर ना ऊपर से हार्ट बीट सुनते हैं बेबी का। आश्वी सांस नहीं ले पा रही है 70 से 100 के और 100 से 500 के 6 मंथ्स के अंदर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक पॉडकास्ट। और आज हम शूट कर रहे हैं एक नया एपिसोड और आज की हमारी गेस्ट हैं प्रियंका, जो कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मेरी बहुत ही खास दोस्त भी हैं। और आज हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं और बहुत सारी ऐसी अनरिवील बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आज तक शायद किसी को नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में होने वाली हैं। तो प्रियंका, कैसा लग रहा है आज हमारे इस स्टूडियो में आके? मानसी, आपकी स्टूडियो में और आपके घर में आकर हमेशा ही अमेजिंग फील होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो आई एम रियली एक्साइटेड और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। सो रियली एक्साइटेड, फीलिंग गुड। क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आज। तो प्रियंका, जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे जितना मालूम है, इस लाइन में बहुत टाइम हो चुका है और ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप करती क्या थी पहले और आपका एक्चुअली में फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आए हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो सब लोग जानना चाहते हैं, राज भैया से कैसे मिले और ये भाई इंटरकास्ट मैरिज जो हुई ये कैसे हुई, क्योंकि ये बहुत ही अपोजिट चीज़ है। तो ये कैसे हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में आज ऑडियंस जानना चाहती है। अभी मानसी ने मेरे को एक बार में एकदम क्वेश्चन के ढा 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 4-5 वार कर दिया। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ जमशेदपुर, झारखंड से, क्योंकि एक स्मॉल टाउन है एंड मैं ऐसे फैमिली से हूँ, एक बंगाली फैमिली से हूँ जहाँ पे बचपन से यही एम्बिशन होता है कि या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। मेरे खुद के पेरेंट्स, मतलब मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे घर में बाकी जितने भी मेरे सिबलिंग्स है, या तो कोई इंजीनियर है या तो डॉक्टर है। आई एम दी ओनली वन जिसने इंजीनियरिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद इस लाइन में स्विच किया। अदरवाइज आज भी सब या इंजीनियर है या डॉक्टर है। सो दैट्स अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। कमिंग टू मैं क्या करती थी इससे पहले, सो 2015 में मेरी ग्रेजुएशन, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी। बाय द वे मैंने करी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, घर, बिल्डिंग, ब्रिज विज बनाने वाली, विच इज वेरी ऑपोजिट टू माई पर्सनैलिटी। बट देन आई केम हियर एंड मैंने जस्ट जॉब स्टार्ट कर दी ऐसे ही, मतलब जस्ट टू अर्न मनी। मेरे को घर पे नहीं बैठना था। मैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना जॉब स्टार्ट नहीं करा, बट वैसे स्टार्ट हुआ, चलो जॉब करी थी। फिर 1 साल बाद आई स्विच टू एमेक्स, जहाँ मेरा जाने का बहुत मन था। आई गॉट अ चांस, तो वो हुआ। एंड 2017 में जुलाई में सडनली एक्चुअली मेरे देवर ने मेरे डॉगी को भी वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे यूट्यूब पे डाला था। तो उसने डाला, तो वहां से मेरे को एक आइडिया डाला, ऐसे आया नॉर्मली कि एक वीडियो बनाती हूँ ऐसी मेकअप ट्यूटोरियल टाइप। और मेरे को अभी भी याद है मेरी फर्स्ट वीडियो, ऐसे पिंक कलर का मैंने टॉप पहन रखा है, ऐसे ही मेरे बाल हो रखा है, ऐसे ही मैंने हेयर बैंड लगा रखा है और मैं उसमें वीडियो बनाया था। दैट वाज जुलाई 2017। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 7 years ऑन यूट्यूब दिस ईयर इन जुलाई। तो वैसे ही स्टार्ट हुआ। कभी भी नहीं सोचा था कि दिस विल बिकम माई फुल टाइम थिंग, ये कभी भी नहीं सोचा था। बट इवेंचुअली जॉब के साथ कर रही थी क्योंकि इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती और जॉब से आपको अपना घर चलाना है, खर्चे चलाना है, तो करी थी। एंड देन 2021 में जब मैं मदर बनी, तब मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई कि या तो आप जॉब करो, यूट्यूब करो या बच्चे को संभालो। बच्चे के साथ में कोई एक प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकती थी, दोनों को साथ में नहीं ले जा सकती थी। देन आई चोज कि मैं यूट्यूब करूंगी। जब भी मेरे चैनल का ग्रोथ इतना हुआ नहीं था, 5.5 years में आई जस्ट ग्रू टू 70,000 सब्सक्राइबर्स। बट मैंने जॉब छोड़ी एंड देन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। भगवान ने मेरे को बहुत हिम्मत दी, बहुत मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, तो मैं छोड़ पाई। और छोड़ के मैंने फटाफट ऐसे में एकदम यूट्यूब नेक्स्ट अप क्रिएटर में सेलेक्ट हो गई। वहाँ से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली यूट्यूब से डायरेक्टली। देन दिसंबर में चैनल ग्रो करना स्टार्ट करा एंड बूम, अभी जहाँ पे भी आ गई हूँ, बस 1-1.5 साल में हुआ है ये सब। तो दैट्स बीन माई जर्नी, प्रिटी हैप्पी। बिकॉज अभी जून आते आते मैं यही सोच रही थी कि जून के एंड में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी 2 साल पहले। सो इट्स गोइंग टू बी 2 years दैट मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। 2 साल हो चुके पूरे हो गए, बस अब जून एंड में हो जाएंगे 2 साल पूरे। एकदम बी माई ओन बॉस वाला वाइब आ चुका है लाइफ में। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो रह ही गया कि राज भैया से कैसे मिले। अरे ये तो भैया, ये हमारी फर्स्ट जॉब वाला प्यार है। बोलते हैं ना, गरीबी में जो प्यार होता है ना, वो जिंदगी भर टिकता है। मेरी सैलरी 15,000 थी और उसकी कुछ 20-22 हज़ार रुपए थी और हम लोग फर्स्ट जॉब में मिले। तभी मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। उसका भी ब्रेकअप हुआ था, वो भी डिप्रेस रहता था। 2 दुखी आत्मा एक दूसरे से मिले, दोस्ती हुई एंड देन सडनली आई डोंट नो समथिंग क्लिक्ड
इनिशियली मिलते ही मैंने मम्मी से मिला दिया राज को। अब मेरी मम्मी बोला देख लो मम्मी, लड़का देख लो, पसंद कर लो, बाद में मत बोलना नहीं चलेगा, इंटरकास्ट है, दिस दैट। बाय द वे एक सीक्रेट बताओ तो मेरे मम्मी पापा की भी इंटरकास्ट मैरिज है। माय मदर इज आल्सो बिहारी एंड माय फादर इज बंगाली। यस, इट्स अ ये ट्रेडिशन। मुझे भी नहीं पता था, मतलब ये मुझे पता था कि क्या कहते हैं लव मैरिज है, बस मुझे ये पता था, मुझे ये नहीं मालूम था कि इंटरकास्ट उनका भी ऐसे है। बिहारी बंगाली मैरिज ही था, तो मैंने राज को मिलाया। कास्ट वाज नेवर एन इशू। मेरे पेरेंट्स हमेशा से यही बोलते थे कि अपनी कम्युनिटी में हो, अपने रिलीजन में हो, और अच्छा लड़का हो बस, डजंट, हमें नहीं चाहिए बहुत कोई पैतृक संपत्ति वाला लड़का, खुद के बल पे जो कुछ कर पाए जो ऐसा कर ले। मिल ली। और फिर झगड़े लड़ाई करते करते 3 साल कट गया, प्यार मोहब्बत करते करते, और फिर शादी हुई 2019 में, और 5 साल शादी को भी हो चुके हैं। हम 2 बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, एक मेरी डॉटर और एक मेरा छोटू, मेरा पॉ बेबी। या तो ऐसे ही मिले थे, बस चल रहा है, सही चल रहा है। तो ऐसा है प्रियंका, मैंने तुमसे जितना बात करा है, जितना मुझे पता चला है कि आश्वी जब आई थी तो आश्वी का आना इतना आसान नहीं था, काफ़ी लाइक डिफ़िकल्टीज रही, और आई थिंक जितना मुझे मालूम है तुम फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हो अक्सर। तो ऐसा क्या हुआ था कि लाइक इतना प्रॉब्लम हुआ आश्वी के आने पे, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? प्रेगनेंसी जब मैंने प्लान करना स्टार्ट करा तो मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैं 26 में शादी करूंगी, 28 में मैं बेबी करूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था मुझे पीसीओएस है, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, कि आप 28 में बेबी कर लेना। तो मेरे को हमेशा से ऐसे चाहिए था कि बेबी टाइम से हो जाए, और फिर मेरे को बाद में ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड देन आई हैव टू गो फॉर अदर चीजें, वो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो ये सोच के कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे मैंने सोचा चलो अभी राइट टाइम है, घर पे है, बेबी प्लान करते हैं। प्लान करना स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ इट वाज अ केमिकल प्रेगनेंसी, नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा डिप्रेशन हुआ। सेकंड मंथ फिर वी ट्राइड, थर्ड मंथ में आई गॉट प्रेग्नेंट, एंड जब प्रेग्नेंट हुई तो एवरीथिंग वाज गुड, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब सही था। इनिशियल 3 मंथ्स हर मदर फील करती है, और हर मदर इसको गो थ्रू करती है कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो कुछ नहीं खा पाते। मेरा बहुत वेट लॉस हो गया उस दौरान में। काफ़ी मुश्किल थे वो 3 मंथ्स मेरे लिए शुरू के, बट जब वो पार हुआ तो आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल। मैं बहुत खुश थी कि अब शायद वो वाला फेज आ चुका है जिसमें मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, मैं लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। मेरा बेबी बम्प आने लगा था, एंड सडनली उसी टाइम पे एकदम से, दिस वॉज अराउंड अक्टूबर नवंबर, मेरे को चक्कर आने लग गए, सर में एकदम जोर जोर से पेन होने लग गया, बहुत अजीब अजीब सा फील होने लगा। और तभी जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तो मुझे पता चला मेरा आयरन लेवल्स बहुत लो है। मैं हमेशा से लाइक क्वाइट सम टाइम, मतलब कुछ सालों से अनीमिया से सफ़र करती हूँ, तो हमेशा इसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो मेरी बॉडी अपने आप आयरन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है खाने से, तो बहुत भयंकर एनीमिया हो गया था। मेरी जो प्रीवियस डॉक्टर थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। आई इमीडिएटली चेंज माई डॉक्टर, एंड उस समय मैं अपने मायके में थी और मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हर टाइम सर में दर्द, हर टाइम अजीब अजीब फील होना। प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन कम होना बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज सिर्फ आपके ब्लड से आपको नहीं चलना, आपके बेबी को भी चलना है। फिर मैं भागकर वापस आई, आई वॉज अराउंड 5 मंथ्स प्रेग्नेंट उस टाइम पे, और मैं गुड़गांव वापस आई। मेरा आयरन ट्रांसफ्यूशन हुआ, बहुत पेनफुल होता है वो, बहुत पेनफुल, अगर मैं अभी सोचती हूँ तो इट्स वेरी पेनफुल। वो हुआ, मेरे को लगा अब चलो थिंग्स विल बी बेटर। 6 मंथ स्टार्ट हुआ, मेरे को बहुत खांसी स्टार्ट हो गई सडनली। हाँ, एंड इफ यू नो इन प्रेगनेंसी आप पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं ले सकते, डॉक्टर सारा मेडिकेशन मना कर देते हैं। हाँ। अब खांसी हो जा रही है, डॉक्टर मेरे को वो हनीटस टाइप की कोई सिरप दे रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। और 1 महीने जब आपका पेट इतना बड़ा हो, आप खांसते हो तो काफी यूरिन भी पास होता है, काफी डिफिकल्टीज होती है। 1 महीना वो झेलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लंग्स के डॉक्टर के पास जाऊंगी, एंड देन वी फिगर्ड आउट कि मेरे को अस्थमा भी हो गया है। तो काफ़ी बड़ा शौक था। तो उस समय डॉक्टर ने कोई ऐसे ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं दी, मेरे को वो पंप दिया, इनहेलर दिया, एंड फिर उसको लेकर मेरे को लगा अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। अराउंड 29-30th वीक सब कुछ सही चल रहा था। ये सारी छोटी छोटी हर्डल्स थी जो आ रही थी। 30th वीक या 29th वीक स्कैन पे मैं गई, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, अब 3-4 हफ्ते बाद ही तुम्हारा स्कैन होगा, एवरीथिंग इज फाइन। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है अब सब सही होगा। दिस वॉज अराउंड, आश्वी अप्रैल में पैदा हुई है, फरवरी मार्च के अराउंड जब मैं अपने 7th मंथ में थी, एकदम से मेरे पाम्स में बहुत खुजली होने लग गई, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी खुजली ना मानसी कि आप खुजला खुजला कर ब्लड निकाल दोगे, इतना स्क्रैचिंग करने का मन करता था पैर के फीट में और पाम्स में। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरी गर्ल शुड थिंक अबाउट। ऐसा हुआ, मैंने फटाफट से गूगल करा, मैं गूगल बहुत करती हूँ, और उसमें आ गया कि दिस माइट बी इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक लिवर रिलेटेड डिजीज है, जो कि थ्रेटनिंग होती है बच्चे की लाइफ के लिए। आपकी जो वेसल्स जा रही है, ब्लड वेसल्स बच्चे को, उसमें सारे टॉक्सिन्स चले जाते हैं और बच्चे को सही से ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो बहुत डेंजरस है। तो
तो उस पॉइंट पे एकदम से सब कुछ सही चल रहा था एंड एकदम चीज़ें स्विच हो गई और मैं डॉक्टर के पास गई। ऑन द वे मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया था गूगल देख के अपने लिवर के सारे एंजाइम्स का, एंड मैं डॉक्टर के पास पहुंची एंड शी टोल्ड मी, शी सैट मी डाउन और उसने बोला कि प्रियंका बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अभी जो बोलने चाह रही हूँ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। प्रेगनेंसी अभी तक बहुत सही चल रहा था, बट नाउ अभी हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि ये एकदम एक क्रिटिकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी है, और अब तुम्हें मैं मेंटली प्रिपेयर करना चाहूँगी कि अभी हम 31 या 32 वीक्स पे हैं, बट तुम्हें 37th वीक पे, चाहे नॉर्मल हो चाहे सीजेरियन, हम बच्चा निकाल लेंगे। हम बच्चे को एक दिन भी ऊपर नहीं छोड़ सकते, जबकि अगर आपको पता हो प्रेगनेंसी 40 to 41 वीक्स की होती है। तो जस्ट मेरा 9th मंथ चालू ही हुआ था और ऐसे 10 दिन ही हुए थे इस दौरान जब आशवी पैदा हुई, बट इस दौरान जो मुझे पता चला डिजीज़ हुई है, वो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि हर दिन मेरे ब्लड टेस्ट होते थे। आप सोच सकते हो हर दिन खून देना कितना ज़्यादा ट्रोमैटिक हो सकता है। मैं मेडिकेशंस पे थी, वो मेडिकेशंस मिस नहीं हो सकते थे। हर दिन वो दिमाग में ध्यान रखना कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। वो अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी वो रिलेट कर पाएंगी, जब वो हॉस्पिटल जाती हैं, वो एक सोनोग्राफी मशीन लगा के डॉक्टर ना ऊपर से हार्ट बीट सुनते हैं बेबी का, एक स्पीकर टाइप का होता है, वो लगाते हैं, उससे हार्ट बीट सुनाई देती है। हमने वो खरीद लिया, हमने घर में लिया कि बच्चा ठीक तो है, उसका हार्ट तो चल रहा है ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा। हर दिन वो डर में जीना, एंड दवाई खा खा कर स्कैन्स कराया, हर वीक का स्कैन होने लग गया। बहुत स्ट्रेसफुल फेज था। 34th वीक पे आई, डॉक्टर ने बोला अब तुम्हें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगेंगे, क्योंकि अगर बच्चा कभी भी पैदा हुआ तो उसके लंग्स खुल जाने चाहिए। तो आर्टिफिशियली मुझे वो इंजेक्शंस देकर आशवी के लंग्स को ओपन अप किया गया, एंड वो बहुत पेनफुल इंजेक्शंस थे, वो बहुत पेनफुल टाइम था। आई वाज 35 वीक्स 6 डेज प्रेग्नेंट। मेरे को पेन आ गया एकदम से, बहुत ज़ोर से, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं हॉस्पिटल गई एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि इट्स लेबर पेन, जो फटाफट से बैग लेके कम बैक। एंड आई वाज लाइक इन द बैक ऑफ माय हेड कि 37th वीक पे बोलते हैं कि बच्चा डेवलप्ड है, निकाल सकते हैं, डेवलप्ड है, ठीक है, पूरा फुल्ली डेवलप्ड, मतलब एज इन वेट गेन बच्चा अपने लास्ट की वीक्स में करता है, बट इसमें हो जाता है कि बॉडी सांस वास ले लेगा, हाँ, मतलब सांस वगैरह ले लेगा बाहर आके। और अभी उस चीज़ में एक हफ्ता बाकी था। आई वाज जस्ट 35 वीक 6 डेज प्रेग्नेंट। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, डॉक्टर ने बोला विल ट्राई फॉर नॉर्मल। पूरे दिन भयंकर दर्द हुआ, बहुत झेला, शाम तक दर्द चला, मुझे इंड्यूस भी किया गया दर्द के लिए। दर्द बढ़ा बहुत, शाम तक दर्द गायब। तो मेरी मम्मी ने बोला इतना टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं है, विल गो फॉर ऑपरेशन। एंड अगले दिन सुबह मेरा ऑपरेशन हो गया, आशवी का बर्थ हो गया। मैं बेहोश थी, मैंने उसको नहीं देखा। दैट वाज अगेन अ वेरी पेनफुल थिंग, क्योंकि मेरे को था मैं एक बार माँ बनूंगी, मैं अपने बच्चे का बर्थ देखना चाहती हूँ, बट नहीं देख पाई अनफॉर्चुनेटली। एंड व्हेन आई केम बैक इनटू द रूम, मुझे पता चला कि आशवी सांस नहीं ले पा रही है सही से, और उसको मशीन पे रखा गया है, तो शायद कुछ घंटे में वो आ जाएगी हम लोग के पास। आई वाज वेटिंग कि ठीक है शायद आ जाएगी, बट फिर पता चला कि उसका बिल्कुल मशीन के बिना शी कांट बी देयर, मतलब एकदम हाई लेवल सपोर्ट पे रखा हुआ था, ऑक्सीजन पंप हो रहा था उसकी नोज़ में, ताकि उसका जो हार्ट बीट है वो स्टेबल रहे, एंड ब्रीदिंग बहुत अब नॉर्मली कर रही थी वो, शायद लंग्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, तो उसको रखा गया। मैं उसको उस दिन नहीं देख पाई जिस दिन उसका बर्थ हुआ, बहुत पेनफुल था। अगले दिन मैं वो अपना कटा हुआ पेट लेके किसी तरीके से उठी, चल के मैं गई वहाँ तक, एंड पहली बार अपने बेबी को मैंने पकड़ा जब उसके नाक में पाइप लगे थे, उसके पूरे चेस्ट में पाइप हर जगह लगाया हुआ था, हर जगह मशीन्स लगी थी, एंड इट वाज such a difficult feeling, but I came back, she was fine। मैं घर आई, उसको बिना लिए ही आई, क्योंकि मेरा तो डिस्चार्ज हो गया 2.5 दिन में, बट वो तो वापस नहीं आई थी। घर आई, 1 दिन 2 दिन बाद वो आई, फिर उसको जॉन्डिस हो गया 1 दिन बाद, फिर एडमिट करना पड़ा, फिर उसको छोड़ के हम घर आए। तो जो भी था बहुत पेनफुल डिजीज मतलब जर्नी था, बट आई एम ग्लैड कि अब चीज़ें ठीक है। शी हैज़ ऑल ग्रोन अप, शी इज़ 3, एंड यस दैट वाज माय वेरी ट्रॉमेटिक प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। और जब मेरी मम्मी बोलती है ना दूसरा बच्चा कर ले, मैंने बोला नमस्ते, मेरे को माफ करो, मेरे को दोबारा उन चीज़ों से नहीं गुजरना यार। तो इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई ऐसा सजेशन है जो अपनी अनदर फेलो मेंबर्स को बोलना चाहोगे कि लाइक हाँ प्रेगनेंसी टाइम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी जो इस प्रेगनेंसी के दौरान सीखा हो, ऐसा कुछ? एक चीज़ सीखी है कि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। सेकेंड थिंग इज कि अपने अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अपना एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेल्दी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। तभी मैं बिल्कुल भी ओवरवेट नहीं थी, इसलिए शायद मैंने इजीली कंसीव कर लिया। एंड बहुत ध्यान रखने की जरूरत है लाइफस्टाइल की, आप क्या खा रहे हो, क्या अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्री प्रेगनेंसी गेट योर ब्लड टेस्ट डन इफ़ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, कि सब सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो डॉक्टर आपको थोड़ा सप्लीमेंट्स दे देंगी। इन द प्रेगनेंसी टाइम ना कोई भी सिम्टम को अवॉइड ना करें। कुछ भी थोड़ा सा भी फील होता है ना, गो टू द डॉक्टर, जाके अपना डिस्कस कर लीजिए। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट
हम उसको टाइम पे ग्रैब इग्नोर कर नहीं सकते हैं। करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो आपको ना सही आपके बेबी को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, अवॉइड तो नहीं करना है बिल्कुल किसी भी नहीं, तरीके के छोटे से छोटे सिम्टम्स को भी। बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे साथ भी वही, जब खुजली वाला प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं इमीडिएटली चली गई। अगर मैं उसको डिले करती तो कुछ भी डिले हो करती सकता तो था। कुछ भी हो सकता था, एग्जैक्टली ट्रू। राइट। अब तो बात हो गई मदर की, और अब बात करते हैं करियर की। तो करियर में जैसे कि अब तो फुल टाइम हो आप और मैं, हम दोनों लोग फुल टाइम क्रिएटर हैं, बट स्टिल एक क्या कह सकते हैं आज की डेट में, क्या ये कंटेंट क्रिएटर जर्नी जो है इसको क्या फुल टाइम सोचा जा सकता है, मतलब फुल टाइम लेके जा सकते हैं इसको कभी? मुझे लगता है किसी को भी इसको फुल टाइम तभी बनाना चाहिए जब उनका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इससे आने लगे। अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई थोड़ा सा इनकम नहीं आ रहा है स्टेबल, या तो आपके घर में आपका पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट कर सकता हो। अदरवाइज अगर आप अकेले हो, जैसे मैंने और आपने तब स्टार्ट किया जब हम अकेले थे, हमें कोई उतना वो नहीं था, तो अगर आपको कोई सपोर्ट कर सकता है फिनेंशियली, या तो तब, या तो आप इससे कुछ मनी बनाने लग जाओ। एटलीस्ट अपनी सैलरी जो थी, एक्सपेंसेस थी, उस हिसाब से आप कुछ तो बनाने लग जाओ। तब आप अपनी जॉब को छोड़कर इसको फुल टाइम मतलब कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है अगर आप सिर्फ कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, देन यू कैन ट्राई। बट मेरे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मेरे को तो यही लगता है कि फुल टाइम करने से पहले यू हैव टू हैव योर इनकम फ्रॉम द सोशल मीडिया थिंग, तो तभी आप फुल टाइम कर सकते हो। बट लेकिन फुल टाइम शुरू करने के बाद भी, जैसे एज पर योर एक्सपीरियंस, कि ये एक बहुत अनसर्टेन Definitely. इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस मंथ में आप अर्न कर रहे हो, किस मंथ में आप शायद जीरो हो। तो इन चीज़ों के बारे में क्या बैकअप प्लान होना चाहिए, क्या चीज़ें सोच के चलते हो कि मतलब क्या घर का एक मेंबर हमेशा से ही एक अर्निंग सोर्स, अनदर अर्निंग सोर्स आपके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया, कि आप इसके अलावा आपके पास एक अलग इनकम सोर्स हमेशा से होना चाहिए, नहीं तो शायद आप किसी मेट्रो सिटी में या फिर कहीं ऐसी जगह सर्वाइव नहीं कर पाओगे। राइट, वेरी राइटली सेड मानसी। एंड मैंने जब अपना जॉब छोड़ा था ना, तब मेरा बहुत अच्छा जॉब था, आई वाज अर्निंग प्रिटी वेल जब मैंने जॉब छोड़ी थी। बट तभी मेरे हस्बैंड ने यही मेरे को बोला था कि देखो, एटलीस्ट आई एम द मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज अर्निंग फ्रॉम अ जॉब, तो हमारा एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर बैड टू बैड, वर्स टू वर्स भी होता है, तो हम सर्वाइव कर लेंगे विद आवर रेंट, फूड एंड एवरीथिंग, जो बेसिक नेसेसिटीज है। बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल लीड नहीं कर पाएंगे। बट देखो, शेर जब भी आगे छलांग मारता है तो वो 2 कदम पीछे लेता है। दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड ही सेड। तो 2 कदम पीछे आओ और फिर आगे छलांग मारो। तो डेफिनेटली यू नो, बहुत जरूरी है कि आपके घर में कोई ऐसा हो, आपका पार्टनर या कोई भी ऐसा जो अर्निंग मेंबर हो, एज इन, तब थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। नहीं तो आप जब एक एस्टैब्लिश क्रिएटर बन जाते हो, लाइक आप एक नंबर पे पहुंच जाते हो, आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ व्यूज आने लग जाते हैं, व्यूअरशिप हो जाती है, देन यू कैन रियली अर्न वेल। तो मैं अपना इस तरीके से सोचती हूँ कि मैं और राज, जो भी हम लोग सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब घर से रिलेटेड 50-50 करते हैं, सब कुछ मिलके करते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो मैं इसको इस तरीके से सोचती हूँ कि जब मैं ज्यादा कमाऊंगी तो आई विल सेव इट, क्योंकि देयर आर मंथ्स जब नील बटा सन्नाटा भी होता है। और मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, बट इस साल में दो बार मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि जिस मंथ में मेरा काम बहुत कम है। सो मैं ये सोच के अपने आप को फिर काम डाउन करती हूँ, कोई बात नहीं, लास्ट मंथ आई डिड वेल, इट्स अ बिजनेस। कुछ भी बिजनेस करोगे, दुकान खोलोगे, पार्लर खोलोगे, कुछ भी करोगे, अप एंड डाउन तो होगा, अप एंड डाउन। तो सेव करते हुए चलो आगे, ताकि जिस महीने में कमाई नहीं भी आ रही है, आपके पास अपना पैसा हो। सो दैट्स द थिंग आई फॉलो। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू रेडी फॉर दिस, कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी फेज उल्टा भी पड़ सकता है, बिकॉज दिस इज लाइक अ वेव। आप अप पे हो, पीक पे हो, डाउन पे आओगे, और डाउन पे आने के लिए आपके पास कुछ ऐसे फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना चाहिए ताकि आपका घर बिगड़ने ना लग जाए। तो इन चीजों का ध्यान रख के चलना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात बोला आपने, क्योंकि हर क्रिएटर का अप एंड डाउन हमने देखा है। एग्जैक्टली, सबका देखा है। आज की डेट में जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, उनका भी हमने अप एंड डाउन देखा है, सबने अपनी जर्नी शेयर करी है। सभी का, किसी का भी जो चीजें है ना, एकदम स्टेबल नहीं चलती कि हर बंदा एक ही जैसा इनकम हर महीने में कर रहा है। और इसमें ये है कि आप जितना कर रहे हो तो अर्न कर रहे हो, आपने एक दिन नहीं करा तो आपको नहीं मिलेगा, ये आपका स्टॉपेज लग जाएगा, आपको करना ही है, आप रुक नहीं सकते यहाँ पे। ये चीज है। एक बहुत अच्छी चीज आपकी इस बात से मुझे याद आई कि सोशल मीडिया में आप दिखना बंद नहीं कर सकते। हाँ। आपके घर में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप बीमार हो, कोई कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो गया, अब 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, इट्स ओके। बट अगर आप 1-1.5 महीना गायब हो गए ना, ट्रस्ट मी, व्हेन यू कम बैक यू विल नॉट हैव ब्रांड डील्स, यू विल नॉट हैव व्यूज, यू विल नॉट हैव एनीथिंग।
अब चाहे मैं कितना भी बीमार हूँ, मैं 2 दिन का गैप ले सकती हूँ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही किया था, पूरी प्रेगनेंसी उल्टी करते करते व्लॉग करा, काम करा, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी 10-15 दिन के अंदर आई वाज बैक। तो आप गायब नहीं हो सकते नहीं हो सोशल मीडिया। सकते। अगर आपको कमिटमेंट दे सकते हो तो आपके लिए सोशल मीडिया, अदरवाइज तो आपके लिए सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली तो आप ऐसे, ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट, जैसे जॉब में क्या होता है, आप 6 मंथ्स की लीव लेके चले जाते हो, Right. प्रेगनेंसी लीव मिल जाती है, Right. लेकिन आपको सोशल मीडिया पे ऐसी कोई प्रेगनेंसी कोई leave लीव नहीं मिलने वाली है। इवन डिपेंड करता है आपके ऊपर, अपने आप को प्रेगनेंसी कैसे निकालनी है, लेकिन आप जिस भी लाइन में आप काम कर रहे हो, यदि आप अपने व्लॉग लाइन में काम कर रहे हो या फिर आप अपने किसी अनदर नीश पे काम कर रहे हो, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा हर तरीके से। या तो वीक में 1 बार आओ या 2 बार आओ, बट आपको लेकिन present आओ रहना आओ, पड़ेगा। आपको दिखना पड़ेगा, ये बात तो नहीं सही तो है। आप गायब हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है मानसी आपने, एकदम मैंने देखा ऐसा बहुत लोगों के साथ होते बहुत हुए, लोगों के साथ हुआ है। एंड उससे मैंने यही सीखा है, मैं गायब नहीं हो सकती, नो मैटर मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। हम्म। 1-2 दिन 4 दिन डिटॉक्स करना जरूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। आप छोड़ नहीं सकते महीने 2 महीने के लिए। ओके प्रियंका, वन मोर थिंग, देखो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है सोशल मीडिया को, यहाँ पे किस्मत और मेहनत दोनों तरीके की चीज़ें देखने मिलती हैं। अब रिसेंट केस यदि देखें तो नैन्सी त्यागी का केस देखें तो उसमें किस्मत और मेहनत दोनों चीज़ें हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे केसेस में, अब इस चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हैं उस लेवल पे, और कुछ लोग कम मेहनत पे भी बहुत आगे हैं, और कुछ लोग मेहनत और किस्मत दोनों मिलके बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट कर रहे हैं, लाइक नैन्सी। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि इतना अच्छा उसने किया, और लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ उसको लिए लिखी हुई थी जिसका उसे पता नहीं था। बट इस चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे यदि इस चीज़ की बात करी जाए कि कितना मेहनत का रोल है, कितना लक का रोल है, क्या चीज़ें हैं ये? द थिंग इज दैट कि बहुत मैटर करता है हार्डवर्क के साथ किस्मत, क्योंकि मैं 5.5 साल तक हार्डवर्क करी थी, मेरी किस्मत नहीं साथ दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। अदरवाइज मैं वही इंसान थी 5.5 साल तक भी, जब तक मेरा ग्रोथ उतना नहीं हो पाया। एंड मेरा लक थोड़ा सा फेवर करा मेरे को उस टाइम पे। आई ऑल्सो वेरी मच बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्टफ, तो मेरे को पता था कि उस टाइम पे मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, बट आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि इतना अच्छा टाइम आ जाएगा कि एकदम से आई टर्न 50 से, मतलब 70 से 100 के और 100 से 500 के 6 मंथ्स के अंदर, जिसको करने के लिए मैंने सालों बिता दिए, बट वो नहीं हो रहा था। तो लक बहुत मैटर करता है। तो ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि मेरा लक अच्छा नहीं है, आपको ट्राई करता रहना पड़ेगा, बिकॉज आज नहीं तो कल नहीं तो 2 साल बाद योर लक विल फेवर यू इफ यू आर वर्किंग हार्ड। बोलते हैं ना, फॉर्च्यून उन्हीं को फेवर करता है जो मेहनत भी करते हैं, राइट। अब बात करें नैन्सी की, तो शी इज, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं इंटरनेट पे कि क्या ही कर लिया, टिकट खरीद के जा सकते हैं एंड स्टफ। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि टिकट आप खरीद के जा सकते हो कांस में। हाँ, इट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रूट इंडिया एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रूट इंडिया ही आपको टिकट दे सकता है, लेकिन टिकट खरीद के गए थे सारे क्रिएटर्स। वैसा नहीं होता है। टिकट खरीद के जाना, एक्सपेंसेस कौन मैनेज कर रहा है? कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई ब्रांड उनको स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे सब जितने भी क्रिएटर्स गए थे, सबको ब्रूट इंडिया ने भेजा है, ब्रूट इंडिया ने मौका दिया है कांस में पहुंचने का, ये चीज है। बट आपको पता है मैंने क्या आर्टिकल्स पढ़े हैं? वो 27,000 वाला आर्टिकल मैंने भी देखा। 27,000 नहीं, 27 लाख की राज शमानी ने 35 लाख दिए हैं। आप टिकट खरीद के जाते हो, मतलब जो स्पॉन्सर है, जैसे कि ब्रूट है, वो ऑफिशियल पार्टनर है कांस का, बट यू पे टू ब्रूट टू बी देयर। ये मुझे नहीं मालूम, इस चीज, ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि आप वहां जाते हो तो ब्रांड्स आपको पूरा स्पॉन्सर करते हैं उनके प्रमोशन के साथ साथ। जैसे कि नैन्सी का केस हम देखें तो नैन्सी ने, आपने किसी और को देखा कि उनको ब्रांड्स ने स्पॉन्सर करा? बिकॉज क्रिएटर्स नैन्सी के अलावा बहुत सारे गए थे, बट किसी को स्पॉन्सर नहीं किया था। नैन्सी, अब मैं वही बोलने जा रही थी कि पैसा भी भले देना पड़े टिकट लेने के लिए, बट नैन्सी कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन्सी ने जो आउटफिट्स बनाए हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की चली है, इट्स नो जोक, ये हर बंदा नहीं कर सकता। दैट इज वेरी डिफरेंट। तो अगर उसको टिकट खरीद के भी जाना पड़ा हो ना, बट जो जाकर उसने वहां पे हम सबको प्राउड फील कराया है, एंड द वे शी हैज पोर्ट्रेड हर, जैसे उसने आउटफिट्स बनाया, जो फैशन स्टेटमेंट कैरी किया है। मैंने उसकी इंटरव्यूज देखे कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बहुत चुपचाप लड़की है, बट ये होने के बाद भी वो कैमरा पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड उसका तो डेफिनेटली हार्डवर्क विद किस्मत। यू नेवर नो, आप हो सकता है 6 महीने में वायरल हो जाओ। बहुत सारे हमने ऐसे देखे हैं ब्लॉगर्स, सौरभ जोशी एंड बहुत सारे लोग हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू नेवर नो आपका टाइम कब आएगा। तो दैट्स द थिंग। एक चीज आपने यदि नोटिस करी हो तो प्रियंका ने पिछले कई सारे साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए सिर्फ 70,000 तक टिके रहने के लिए। 70,000 पे मतलब टिके रहने के 70,000 तक ही पहुंच पाए 5 साल। आपको क्या लगता है कि 5 साल तक इतने देर तक लोग टिक पाएंगे? यहीं पे पेशेंस की परीक्षा होती है, और इसी के बाद फिर दिखता है कि हाँ,
इसके बाद वो क्या कहते हैं, एक जोक नहीं चलता है कि आप कुल्हाड़ी लेके खोद रहे हो, आप थक गए हो, अब बस एक कुल्हाड़ी आपको मारनी है और आगे आपके पास डायमंड है। तो वो वाली चीज है, आपको पता नहीं है कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपकी किस्मत का दरवाजा खोल रहा है। तो यदि किसी चीज के पीछे लगे हो तो बस खोदते रहो जब तक आपको वो नहीं मिल रहा है, जब तक जिस चीज की आपको डिमांड है, जो आप चाहते हो अपने जीवन में। क्योंकि यार मानसी देखो, जॉब में भी तो कोई पहुंचते ही मैनेजर नहीं बन जाता है ना, बहुत साल लगते हैं। तो किसी भी चीज में वो चीज लगती है। सो हार्ड वर्क करना तो आप नहीं छोड़ सकते, नो मैटर। हाँ, अब ये है कि हमने जब स्टार्ट किया था हमें इतना नहीं आता था, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और नॉलेज भी आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत है। यदि आज की डेट में किसी भी चीज को लेके लगा लो तो हर चीज के बारे में एक ना एक वीडियो है अवेलेबल। और जिस टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम पे इंटरनेट पे कोई नॉलेज नहीं थी। और आज की डेट में जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल 7 साल पहले शुरू करा है, उन सब ने सब कुछ जीरो से खुद से सीखा है। राइट, किसी को कोई नॉलेज देने वाला कोई नहीं रहा। काफी साल बीतने के बाद मुझे समझ में आया, अच्छा लाइट किधर रखते हैं, अच्छा माइक भी लगाना होता है, अच्छा कैमरा की सेटिंग क्या होती है। इट टुक मी इयर्स टू लर्न, बट यस दैट्स गुड कि अभी आप लोग के पास ये रिसोर्सेज है। सो अगर आप अब भी कंसिडर कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा टाइम। अगर आप कुछ अलग कंटेंट बना रहे हो ना और आपके अंदर कोई एक्स फैक्टर है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहोगे? बहुत विश्वास करती हूँ, 11/11 पे बहुत विश्वास करती हूँ। फोन पे 11/11 जब दिखना स्टार्ट हो जाता है ना ऐसे टाइम पे, तो मुझे लगता है मेरा अच्छा टाइम आ रहा है। एंड मैंने देखा है उससे डिफरेंस। मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, अपने पार्टनर से लेकर, अपने बच्चे से लेकर, अपने करियर को, सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने जो भी मांगा है भगवान ने मुझे दिया है, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड कि होगा 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 होगा। तो बहुत विश्वास है मैनिफेस्टेशन में, स्पेशली 11/11 पे। तो इसको क्या, लोगों को बहुत ही ज्यादा भ्रम भी है इन चीजों मैनिफेस्टेशन को लेके। लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाथ में लौंग ले लो और समथिंग काइंड ऑफ रिचुअल्स, वो ये सोचते हैं कि कुछ रिचुअल्स करो एंड मैनिफेस्टेशन हो गया। बट एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कोई क्रिया या कोई चीज कुछ इस तरीके करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी माइंड की चीज, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहना चाहिए। अल्टीमेटली व्हाट आई थिंक ना कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, जब आप कुछ सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मुझे घर लेना है और मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मेरे को घर लेना है, तो मैं क्या होगा मेरे माइंड में, अगर वो चलता रहेगा तो मेरे को लगेगा मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे सेव करना है, मुझे ये करना है। ये साइकिल में आप चलते जाओगे और वही चीज जो आप कर रहे हो बैकग्राउंड में, वही आपके मैनिफेस्टेशन को इनटू रियलिटी टर्न करेगा। आप बैठ के आज सोचोगे कल मेरे पास BMW हो जाए, आई एम मैनिफेस्टिंग, वो नहीं होने वाला है, आपको बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा। दैट्स वही कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहना पड़ेगा। जैसे गर्लफ्रेंड पटाने चलते हो तो सारी शाम दाम दंड भेद सब चलाते हो ना, तो वैसा ही आपको अपने काम के लिए चलाना पड़ेगा, तभी यू विल गेट। एंड एक चीज और है, मैंने देखा है तुमको क्रिस्टल वगैरह भी पहनते हुए कई बार, तो बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये कहना चाहूंगी कि मुझे क्रिस्टल हेल्प करता है आपको लाइफ में कुछ चीजें अचीव करने में? बिल्कुल हेल्प करता है। मुझे ऐसा लगता है उनकी कुछ एनर्जीज होती है, कोई जादू तो ना तंत्र मंत्र नहीं होता है, बट कुछ एनर्जी होती है अपनी हर एक क्रिस्टल की, और जो वो आपकी बॉडी से सटता है ना, उससे रेज पास होती है। जैसे आप अभी देख रहे हो मैंने एक स्टोन पहना हुआ है यहाँ पे, तो वो जब आपकी बॉडी में उसको पास करके जाता है ना, तो इट वर्क्स फॉर यू, इट डज समथिंग फॉर यू, एंड इट डज डेफिनेटली डज समथिंग फॉर यू। अभी क्योंकि मेरे लाइफ में जब भी मैंने पहना है, आई हैव सीन रिजल्ट्स, so I definitely trust it. I am wearing crystals and stones since I was in standard 5. तो डेफिनेटली अ फर्म बिलीवर, बट काफी फर्क पड़ता है, उसमें एनर्जी होती है हर एक पत्थर का। जैसे कि अगर पाइराइट का बात करो, बोलते हैं पैसा अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, रोज क्वार्ट्स हो गया, एमेथिस्ट हो गया, बहुत कुछ है। तो विश्वास करो तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में काम कर सकती है, एनर्जीज, वाइब्रेशंस, बहुत कुछ है। तो इनको क्या मतलब बस आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बस पहन लो इसे, वो चीज सही है, या फिर आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से पूछ के इन चीजों को ही धारण करना चाहिए? क्योंकि जितना मेरा मानना है कि ये नेगेटिव इफेक्ट भी करते हैं। राइट, ये बहुत जरूरी है कि आपको जिस चीज की जरूरत है वही पहनो। नॉट दैट मुझे अमीर बनना है तो मैंने अभी जाकर पाइराइट पहन लिया, नहीं। अगर मुझे मेरा टैरो कार्ड रीडर या मेरा एस्ट्रोलॉजर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये आपको फेवर करेगा तो ही मैं वो चीज पहनूं, अदरवाइज मैं नहीं पहनूं। बिल्कुल प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद ही पहनना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना होता ना, दवाई जब आप ले रहे हो, आप डॉक्टर को दिखा के लोगे तो आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, बट खुद से खा लोगे तो हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए, और ज्यादा चांसेस वही होते हैं कि उल्टा हो जाए। तो वही वाली बात है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए खुद से। तो कि कहाँ से लेते हो इन सब चीजों के बारे में किसी को बताओगे? क्योंकि मार्केट में क्रिस्टल्स वगैरह बहुत ही फेक अवेलेबल है। राइट, तो कुछ ऐसा सजेशन देना चाहोगे जहाँ से तुमने खरीदा हो या तुम्हें बिलीव रहा हो, या अपने घर से कहीं से लेते हो, कैसा क्या रहता है? देखो मानसी, मैंने जितने स्टोन्स वगैरह पहने हैं वो मैंने हमेशा या तो मेरे एस्ट्रोलॉजर से लिए हैं, या फिर मेरे वहाँ पे लोकल जो भी जूलर्स होते हैं जो कार्ड वगैरह देते हैं उसके साथ ऑथेंटिसिटी का, वहां से लेती हूँ। अदरवाइज अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो मैंने क्रिस्टल्स एक ही बार खरीदे, मेरे पास 4-5 छोटे छोटे क्रिस्टल्स है। अच्छा, वो मैंने खरीदे थे एक इंस्टाग्राम पेज से,
से, क्रिस्टल्स बाय रिया। अच्छा, तो okay. उसका काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने देखा, मतलब सब कुछ काफ़ी रियल और अच्छा था, तो दैट वाज गुड। एक बार मैंने अमेजोन से भी एक लिया था। तो क्या रहा अमेजोन का एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि अमेजोन वगैरह पे जो अवेलेबल हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं? आपको ध्यान देना चाहिए सेलर पे, कौन बेच रहा है, उसके रिव्यूज क्या है, वो कार्ड दे रहा है कि नहीं उसके साथ, ऑथेंटिसिटी वाला एंड ऑल दोस थिंग्स। ज्यादा सस्ते के पीछे मत भागो, समझो कि भाई सस्ता अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो और महंगा भी सही होगा ऐसा भी नहीं है, बट आप समझो कि किस चीज का क्या प्राइस होना चाहिए, और थोड़ा रिसर्च करके आप खरीदोगे तो आजकल प्लेटफॉर्म्स पे सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। आप कहीं से भी ले सकते हो, बस अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा पढ़ो और फिर खरीदो। ओके, तो एक चीज और है, बहुत प्राउड वाली बात है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, कि जो स्टॉक पे तुम्हारे 2 एपिसोड आ चुके हैं, अब तक 2 एपिसोड। राइट। कैसे पहुंचे, क्या हुआ, ये तो सब जानना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहती हूँ कैसे पहुंचे और किस बेस पे जो स्टॉक बुलाता है, और क्या क्राइटेरिया है इनका, और कैसा रहा एक्सपीरियंस जो स्टॉक का। मेरा हमेशा से बड़ा मन था ना कि मेरी बड़ी एकदम चैलेंजिंग लाइफ रही है बचपन से लेकर टिल आई हैव रीच्ड हियर। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि कोई चैलेंजिंग लाइफ है, अभी बहुत अच्छा है जो है भगवान की कृपा से, बट मैंने जब तब मेरे को ऐसा भी था, आई वाज मैनिफेस्टिंग कि जोश टॉक्स या टेड टॉक मुझे बुला ले, मैं अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। एंड देन सडनली आई वाज रीच्ड आउट, मैंने अपनी स्टोरी लिख के उनको भेजी। देन उनको जब मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ एक नहीं, हम आपके साथ 2 एपिसोड्स करना चाहेंगे। एंड एकदम से उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे बोला, बुलाने के बाद, बुलाने से जस्ट पहले दिन एकदम से फ़ोन आया कि प्रियंका आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अच्छा, कल आप फ्री हो क्या? तो आई वाज एक्चुअली फ्री द नेक्स्ट डे, तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली बुला लिया। एंड उसी दिन उन्होंने मेरे को बोला था रात को कि प्रियंका वी आर नॉट गोइंग टू फिल्म 1 वीडियो विद यू, वी आर गोइंग टू फिल्म 2 वीडियोस विद यू। एक आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रगल, ताकि बहुत सारी लेडीज को, वुमेन को इससे कुछ सीखने को मिले, एंड सेकंड विल बी योर लाइफ स्टोरी। तो बहुत, जब उस मंच में पहुंची, उनके ऑफिस में पहुंची, आप रिलेट कर सकते हो बिकॉज आप वहाँ जा चुके हो, आपने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि उन्होंने आपको बुलाया। जो स्टॉक्स इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता है ऐसा नहीं है। वो लोग इनफैक्ट ये बोल रहे थे हम चाहते हैं कम से कम इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास आए, और हम चाहते हैं रियल लोग हमारे पास ज्यादा हैं, जिसकी भी लाइफ में स्ट्रगल है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने, मतलब देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, बट आपने उसको कैसे ओवरकम किया, और आपने लाइफ में उसके बाद क्या किया, आपने आपको वहां से बाहर कैसे निकाला, उसकी स्टोरी होती है मोस्टली जोश टॉक्स में, जो जोश भर देती है लोगों के अंदर। तो उनको लगा होगा शायद कि हमारी स्टोरी में वो बात है। एग्जैक्टली। बेसिकली कंक्लूजन ये है कहने का कि जो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ से निकल के आगे आए हैं, जिनकी बातें करने से सामने वाले को कुछ सीखने मिलने वाला है, ऐसे लोगों को वो बुलाते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए उनकी स्टोरीज अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देते हैं। एंड यस, मैं इसके साथ साथ मैं अपने भी 2 शब्द कहना चाहूँगी कि यस, वहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही था। जो स्टॉक का मंच जो होता है, वहाँ कुछ ऐसा है कि कुछ अलग पावर है कि आप अपने आप ही अपनी कहानी, आप एक अकेले कमरे में बैठ के अपनी कहानी नहीं बोल पाओगे किसी से अचानक से, लेकिन वहाँ ऐसा मंच है कि वो अपने आप आपसे सब फ्लो में निकलता जाता है ना, फ्लो में बिना रुके आप कंटिन्यूअस सारी बातें बोलते चले जाते हो। आपके दिमाग में आपकी जिंदगी पूरी एक फ्लैशबैक में चले जाते हो और आप अपनी कहानी बोल देते हो। तो बहुत पावरफुल है, बहुत मैजिकल, वो अलग पावर है। मुझे पावर फील होती है वहाँ, बहुत पावरफुल फील होता है। बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो आप भी अच्छा काम करते रहिए, हो सकता है जो स्टॉक आपको भी इनवाइट कर ले। बिल्कुल 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 करेंगे। एक बात बताओ प्रियंका, एक किस्सा मुझे पता है बहुत अच्छा सा तो फेक फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहोगे? जितना मुझे मालूम है एक तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बट कुछ चीज़ें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, बट आज की डेट में वो चीज़ मतलब नहीं है, ठीक नहीं है कुछ, तो कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं भी नहीं लेना चाहूंगी। क्यों झूठ मूठ का भाई यहाँ पे सॉस बनाना है, बट मैं पीछे की टी जरूर दूंगी आप लोगों को। हाँ, मैं हमेशा बहुत दिल से दोस्ती करती हूँ। मेरा दोस्ती ट्रांजैक्शनल नहीं होता है। मैंने कभी आज तक किसी फ्रेंड को नहीं बोला कि तुम्हारे नंबर ज्यादा है, मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो। जब मैं छोटी भी थी एज नंबर्स में, और अभी भी मैं कभी किसी को से ट्रांजैक्शनल, प्यार से आपस में दोस्ती यारी में कर लिया तो अलग बात है, बट आई नेवर हैंग ऑन टू पीपल जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम देम। तो ऐसी मेरी, आप जैसे बहुत अच्छे दोस्त हो, वैसी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं बहुत मानती थी उसको, बहन जैसा, वो भी बड़ा प्यार दिखाती थी। मेरे को ऐसा लगता था बहुत अच्छी लड़की है, मुझे मतलब होगी, डेफिनेटली अच्छी लड़की होगी, जस्ट हम लोग के चीज़ें मैच नहीं करी। बहुत अच्छी बातचीत थी, मैं अपना स्ट्रगल उससे बताती थी, वो मेरे पीछे थी, फिर वो ग्रो कर गई, मेरे से बहुत आ गया, एंड देन शी ग्रू 2 लाख वगैरह से क्रॉस कर गई सब्सक्राइबर्स। मैं वहीं फंसी हुई थी, पता नहीं उसको शायद लगा होगा। बस मेरे को बताती थी मुझे कोलैब मिला, मुझे इतना पेमेंट मिल रहा है, तो मैं बोलती थी अरे वाह कितनी अच्छी बात है। मेरे मन में कभी भी किसी को लेकर कोई बुरी भावना नहीं आई, कभी जिंदगी में नहीं, तो मैं यहाँ आती ही नहीं अगर मेरे अंदर वो हेटरेड होती तो। बट
बट पता नहीं उसको क्या फील हुआ. शी वाज हम लोग सब कुछ शेयर करते थे. मैं अपना दुख उससे बताती थी कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा. आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड. रात में 2-2 3-3 बजे से बात करना, वॉइस मैसेजेस करना, इतना लेवल तक का था. और एकदम से सडनली एक दिन उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया. मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ. उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स या उसका जो पार्टनर था उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया. हम सब एक दूसरे को फॉलो करते थे, बहुत कमेंट्स करते थे एक दूसरे के वीडियोस पे. एंड आई वाज लाइक गलती से हो गया होगा. तो मैंने देखा मेरे को भी हटा दिया अपने फॉलोवर लिस्ट से. सो मैंने फिर उसको मैसेज करके पूछा कि क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड. एंड शी वाज लाइक नहीं कुछ नहीं, आई एम जस्ट. मेरे को समझ में आ गया उसका ना बात से, 1-2 लाइन जो उसका मैसेज आया था मैं समझ गई उससे. फिर मैंने बोला नहीं, मैं किसी के पीछे लाइफ में कभी नहीं पड़ी, ठीक है उसको मेरे से बात नहीं करनी, बट मुझे बुरा बहुत लगा था. क्योंकि मानसी आज मान लो हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग हर बात अपना दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं, फोन करके खुशी शेयर करते हैं. और सडनली आप मेरे को किसी दिन ब्लॉक कर दो या मैं आपको ब्लॉक कर दूं, मैं आपको कोई रीजन ना दूं, और हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, तो आपको हमेशा दिल में रहेगा ना कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने मतलब लिटरली क्या किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा करा. तो बहुत मेरे को हर्ट किया था. बाद में मुझे मेरे आंसर्स मिल गए. ओवरऑल यूनिवर्स ने मुझे वो आंसर्स पहुंचा दिए कि वो क्या रीज़न था, नहीं था. उसको शायद लगता होगा मैं उससे जलती हूँ, मैं उस पर नज़र लगा दूंगी, मैं उसका कुछ ख़राब कर दूंगी. मतलब आप सोशल मीडिया पे हो, आप लाखों सब्सक्राइबर्स है, लाखों व्यूवर्स है आपके, और आपको मैं नज़र लगा दूंगी, और आपको दुनिया में इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं वो नज़र नहीं लगाएंगे. मतलब ये क्या थॉट प्रोसेस, आई डोंट अंडरस्टैंड. सो इट्स गुड. बहुत ही आई थिंक बहुत ही छोटी सी हरकत हो गई, बहुत छोटी सोच हो गई एक्चुअली. और मैं तो बस क्या ही बोलूँ, बस यही बोलूँगी बहुत अच्छी बात है भगवान ने ऐसे लोगों से जिनकी वाइब्स, जिनकी सोच ही इतनी गंदी जगह पे जाती है, और जिनकी मतलब मैं तो किसी बारे में से सोच भी नहीं सकती यार, मैं सोच भी नहीं सकती. तो ठीक है, अच्छी बात है. शी इज नो मोर इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी. मेरा हमेशा से फंडा है 2-4 दोस्त रहे, बट क्वालिटी वाले दोस्त रहे. मेरे को नहीं बनाने झुंड में दोस्त. और मैं बहुत कम लोगों से क्लोज हूँ, आपको पता है मैं बहुत कम लोगों से क्लोज हूँ. सोशल मीडिया वर्ल्ड में भी 2-4 दोस्त ही है मेरे, और मेरे को नहीं बनाना झुंड. बट वो जो 2-4 है ना, कोई ब्रांड आएगा ना और बोलेगा ना कि किसी क्रिएटर को रेकमेंड करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगी हाँ यार मानसी का नंबर दे देती हूँ, या मैं चिल्बी का नंबर दे देती हूँ, या मैं काजल का नंबर देती हूँ, कोई भी मेरा फ्रेंड है इस तरीके से. तो ऐसी दोस्ती हो बस. बाकी तो सब फेक ही होता है सारा सोशल मीडिया में. ज्यादातर, बहुत कम ही आपको सच्चे दोस्त मिलेंगे. ज्यादातर सारा फेक, सब जलते हैं एक दूसरे से. क्या मिलेगा जल के, सब जलते हैं. मतलब बहुत ही. बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो वो सोचती थी कि मैं उससे जल रही हूँ और वो इतना ग्रो कर गई और मेरा क्या होगा, आज मेरे उससे 1 लाख सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, यू नो. तो इट्स ऑल कर्मा. एंड मैं इन चीजों में बिल्कुल वो नहीं करती हूँ. बट सी, मेरा जो होना था वो मेरा हुआ, जो तेरा होना था वो तेरा हुआ. इतना गंदा क्यों सोचना है किसी के बारे में. समय कब पलट जाए आपको पता नहीं है, तो बेटर है कि आप अपने इर्द गिर्द चीजें सही रखो, ताकि जब समय पलटे तो आप पे भारी ना पड़े चीजें. तो बेस्ट है कि आप अपना बेस्ट देते चलो, आगे देखा जाएगा क्या होगा भाई. बिल्कुल बिल्कुल, 1 नंबर बात बोली है मानसी ने एकदम. तो कंक्लूजन एक चीज और बताओ प्रियंका, कि क्या लगता है सोशल मीडिया पे सच्चे दोस्त मिलते हैं, या सोशल मीडिया पे मिलने वाले दोस्तों को सच्चा दोस्त मानना चाहिए? परखिए अपनी दोस्ती को, समझिए, अपने कान खुले रखिए, देखिए आपका वो दोस्त कहीं आपके बारे में कोई चुगली तो नहीं कर रहा है, मसाला तो नहीं बांट रहा है किसी और को. तो वक्त लगता है समझने में. और नॉन ट्रांजैक्शनल दोस्तियां होती है ना, वही सही दोस्तियां होती है. और आप हो सकती है बिल्कुल सोशल मीडिया से सही दोस्ती हो सकती है. मैं मानसी से मिली हूँ सोशल मीडिया से, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो सच में बहुत अच्छे लोग हैं. बट डेफिनेटली मैं बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो बहुत बुरे भी रहे हैं. हाँ, तो अपने आपको खुद परखना है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे रियल वर्ल्ड हो. बहुत ढेरों दोस्त मिलेंगे, बट लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कनेक्शन आपका ज्यादा होता है, तो आप लोगों से बहुत मिलते हो, तो चांसेस हैं 99% फेक. 99 एग्जैक्टली, दिस इज द परसेंटेज. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसे सोचना है, कैसे चलना है. और ओनली 1% 1% है तो सही मिलेगा. ओके, एक चीज और है, जैसे मैंने मतलब देखा है हेट्स बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे टैकल करते हो इनके साथ, लेके बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स, इन सब चीज़ों के डील कैसे करते हो? क्या इग्नोर करना ज़्यादा अच्छी बात है, या उन्हें बता देना, या उन्हें जवाब देना ज़्यादा सही है? देखो, हेट शुरू में जब आना स्टार्ट हुआ था तब आता जब आपका बहुत ग्रो करने लग जाता. बहुत सारे नए लोग आते हैं ना, कोई बोलेगा मोटी भैंस, क्या पहन लिया, बेटी को लेके, मेरी आशु की आईज को लेके, इसके आंख टेढ़े हैं, बहुत कुछ गलत बातें. बहुत मुझे पहले हर्ट करता था शुरू में. फिर मैंने इसको इस तरीके से समझा कि वो एक आदमी गंदा बोल रहा है, ठीक है, और वो मेरे एंगेजमेंट बढ़ा रहा है. वो मुझे कमेंट में आके वो गंदा कमेंट डाल रहा है, उसमें 50 मेरे जो प्यार करते हैं ना मुझे सच में, वो आकर उस पर कमेंट करके उस बंदे से लड़ते हैं, तुमने ऐसा कैसे बोला, इतनी गंदी सोच एंड स्टफ. तो मैं अब हेट को एंगेजमेंट की तरह देखती हूँ. आप आइए, आपको जो बोलना है बोलिए, अच्छा बोलना है बोलिए, खराब बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा बोलोगे तो फर्क पड़ेगा, खराब वाले से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. और वो सिर्फ मेरे को और कमेंट्स आएंगे, मेरे वीडियो की रीच बढ़ेगी. और मुझे तो वैसे ही लगता है. अब मैं बिल्कुल थिक स्किन हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल. अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मोटी बोले, कुछ भी बोले, आई डोंट केयर.
हेट कमेंट्स ही मुझे याद आया तुम्हारा, तुमने एक बार वो डाला था, ब्रांडेड बैग्स का अनबॉक्सिंग डाला था, और उसके साथ साथ जितना मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सारे डॉग्स को फीड करती हो, उन्हें एवरीडे बेसिस पे खाना खिलाती हो, और साथ में समटाइम्स जब फंड नहीं होते हैं तो डोनेशन भी के लिए भी बोलती हो कि लोग डोनेट करें। लेकिन इस पे किसी ने टिप्पणी करी थी, मुझे याद है वो चीज़, कि इतना ब्रांडेड बैग खरीद रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, डोनेशन क्यों मांग रही हो, खुद से क्यों नहीं खर्चा कर देती? तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले ना जब मेरा बहुत इनकम रेगुलर था, बहुत मतलब कम था, एज इन जब मेरा ग्रोथ कम था, तब मैं डोनेशन मांगती थी। देखो डोनेट सब कुछ आप हमेशा खुद नहीं कर सकते। जब आपके पास 4 हाथ और आते हैं ना, तब आपकी पावर बढ़ती है और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हो। अब बोलने वाला तो ये नहीं जानता कि मैं अपने एंड से कितना खर्चा कर रही हूँ हर मंथ। मैं हर मंथ 15,000 अपने पॉकेट से खर्चा कर रही हूँ, बट उसके ऊपर भी कई बार होता है कोई डॉग एक्सीडेंट वाला मिल गया, कोई डॉग बीमार मिल गया, कहीं डॉग्स बढ़ गए तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सबका अपना एक लिमिट है। कौन है भाई जो 15,000 रुपए हर महीने डोनेट कर रहा है, चैरिटी कर रहा है या डॉग्स के लिए कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं हर महीने में और मेरा हस्बैंड। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेशन दे रही हूँ तो मैं अपना जीना छोड़ दूं, मैं अपने शौक मार दूं, है ना? ये मैटर करता है कि मैं डोनेट करूं, मैं हेल्प करूं। तो बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा। मेरे लिए मैं डोनेशन इसलिए मांगती हूँ और तभी मांगती हूँ। अभी मैंने आपने अगर देखा, मैंने बहुत कम कर दिया। बहुत रेयरली अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास फंड्स की कमी हो रही है तब मैं मांगती हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ मेरा खुद से हो जाए। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कोई इमरजेंसी केस नहीं आता है, मेरा जो रेगुलर फीडिंग वाला खर्चा है तो मैं खुद ही करती हूँ, मैं और राज मिलके। तो वही चीज है। तो बेसिकली मुझे भी इन चीज़ों पे एक बात बोलनी थी कि लाइक लोग ये समझते हैं कि जो भी हम चीज़ अर्न कर रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं, लाइक हम दिन रात मेहनत करें, वो सारा A to Z 100% अमाउंट तो चैरिटी नहीं कर सकते ना। बिकॉज अर्न हम किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम कर रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के लिए। Right. हम उसमें से इनकम का पार्ट चैरिटी कर सकते हैं, पूरी इनकम चैरिटी नहीं Right. कर सकते हैं, Very क्योंकि true. हमारे खुद के सपने हैं, हमारी खुद की चीज़ें हैं, कुछ सोच के दुनिया में आए हैं। अब आए हैं तो उन्हें लेंगे, उन्हें सारा जैसे तुम्हारा था, तुमको बैग लेना था, तुमने बैग लिया, तुमको सामान लेना है, तुमने सामान लिया, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लोगी, ऑफ कोर्स लोगी। उसके बाद तुम चैरिटी करोगी या चैरिटी का अमाउंट पहले अलग करके बाकी से अपनी चीज़ों को फुलफिल करोगी। राइट। तो बहुत सही बात बोली है मानसी। चैरिटी कितने लोग कर रहे हैं? आप करते हो, इतने सारे डॉग्स की हेल्प करते हो, कितने लोग को देखते हो रास्ते में करते हुए? कोई नहीं करता। मेरी कॉलोनी में 1000 से 2000 घर है, गिन के 10 लोग भी नहीं है जो डॉग्स के लिए करते हैं। और में से हम एकमात्र हैं जो 70 से 80 डॉग्स के लिए डेली करते हैं। और शायद हमारा तो अपना घर भी नहीं है वहाँ पे, हम तो रेंट पे रह रहे हैं। हम तो फिर फाइनेंशियली भी पीछे उन लोगों से जिनके अपने घर है, बंगलो है बड़े बड़े, बट कुछ नहीं करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है ना, चैरिटी के लिए ये मैटर नहीं करता है कि पैसा कितना आपके पास, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये देखा है मानसी, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, वो लोग प्यार से 2 रोटी खाएंगे ना, 1 रोटी कुत्ते को दे देंगे। गार्ड भैया लोग बैठे रहते हैं, वो लोग 2 रोटी अपने लाएंगे, 1 रोटी घर से डॉगी के लिए भी लाएंगे। तो दिल उनका ज्यादा बड़ा होता है। तो पता है जिसके पास जितने पैसे जाते हैं उसका दिल उतना छोटा होता जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या करते हो, आप कर रहे हो ना, फिर भी देखने वाला, कमेंट करने वाला वो भी कर रहा है। पहले अपने आप अपने गिरवान में झांकिए और सवाल अपने आप से पूछिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट है अपनी लाइफ में, सामने वाले को पॉइंट करने के लेके कि हाँ, मतलब कैसे सामने वाले को हम कुछ बोल दें, उल्टा बोल दें, शायद ये जवाब पलट के दे दे। लेकिन एक टर्म्स मैंने और भी देखी है सोशल मीडिया पे कि लोग सिर्फ इस बेस पे भी कमेंट करते हैं कि उल्टा कमेंट करेंगे, नेगेटिव ही है, लेकिन उनके इंटेंशंस ये होते हैं कि एक रिप्लाई तो आ जाए, बस एक रिप्लाई मुझे आ गया तो बस मेरी जिंदगी बन गई, वो वाला सीन हो जाता है। बिल्कुल सही। लोग, काफी सारे लोग इसी तरीके के हैं सोशल मीडिया में जो इस तरीके का काम करते हैं। वो सिर्फ आपका अटेंशन खींचना चाहते हैं, जिसलिए वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो इनके लिए तुम्हारा क्या पॉइंट है, क्या कहोगे? अरे यार, एकदम दिल से ऐसा प्यार वाला कमेंट फेंक के मारो कि तुम्हारे दिल से हमारे दिल में आके चिपक जाए, तो हम क्यों नहीं करेंगे रिप्लाई भाई। तो गंदा कमेंट करोगे तो वैसे भी क्या ही रिप्लाई करेंगे हम। प्यार भर के एकदम लिख दोगे तो बहुत प्यार से रिप्लाई करेंगे। तुम्हारा नाम भी हमें याद रहेगा हमेशा, ये तो इस बंदे ने मैं प्यार से बहुत प्यारा कमेंट लिखा था। तो और यदि नेगेटिव आएगा तो भाई वो इग्नोर पे ही जाएगा, या तो डस्टबिन रहता है हमारे बगल में, हम उसे सीधा उठा के फेंक देते हैं। सीधा राइट स्वाइप किया और बस वो डस्टबिन में गया। तो दैट्स द थिंग, हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ब्लॉक यूजर, ब्लॉक दिस कमेंट, ब्लॉक हाइड दिस यूजर। एग्जैक्टली, और रिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा ऑप्शन होता है। तो आप वो यूज कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखिए। मेन तो यही है, अपनी मेंटल हेल्थ सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज का पॉडकास्ट प्रियंका काफ़ी अच्छा रहा, और लाइक बहुत कुछ सीखने मिला, लोगों को बहुत कुछ जानने मिला तुम्हारे बारे में। और दूसरी चीज़, लास्ट में इस पॉडकास्ट को एंड करते करते एक चीज़ बस पूछना चाहूँगी, कुछ कहना चाहते हो अपने फेलो और बिगनर क्रिएटर्स को कि क्या चीज़ जो हमने गलतियाँ करी अपनी लाइफ में? ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में ऐसे समय पे हम लोगों ने शुरू करा कि चीज़ें उस समय इनकम सोर्स या चीज़ें रिसोर्सेस बहुत कुछ नहीं था,
तो अभी उनको क्या ऐसा गाइड करना चाहोगे कि वो ये गलतियां ना करें ताकि वो इजीली आगे आ पाए? कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे? एक चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स मैसेज करते हैं दीदी ग्रोथ नहीं हो रहा। जब मैं उसके पेज में जाकर देखती हूँ तो वो बहुत मीडियोकर कंटेंट बना रहे होते हैं, एज इन कि आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे किसी को। हम लोग भी जब शुरू किए थे तो बहुत हम लोग एवरेज कंटेंट बना रहे थे और हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी ओवर द पीरियड हमने समझा है कि कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको अपना कंटेंट क्वालिटी अच्छा रखना होगा, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि उस वीडियो में आप जो बोल रहे हो उससे कोई इंटरटेन हो रहा है या किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही है, आपका वीडियो नहीं चलेगा, आपको व्यूज नहीं आएंगे, आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कंटेंट पे काम करिए और कंटेंट कैसा दिख रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है कि नहीं, या एंटरटेन कर रहा है कि नहीं। तो कोशिश करिए कि 10 मीडियोकर कंटेंट बनाने से अच्छा एक कंटेंट बनाइए जो बहुत ही बेहतरीन हो और किसी को हेल्प करे, रादर देन ऐसी मतलब लिपसिंग वाला कंटेंट बना दिया, कुछ कर दिया। लोग अपने शौक के लिए करते हैं, लिपसिंग वाला कंटेंट बनाते हैं, बट उससे आपका करियर नहीं बनेगा, उससे आपको सब्सक्राइब, उससे आप पैसे नहीं कमाओगे, कोई ब्रांड आपको लिपसिंग करने के पैसे नहीं देगा। तो वही है कि प्लीज अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, रिसर्च करिए, अभी बहुत अवेलेबल है चीजें, एंड देख के आप सीख सकते हैं। किसी भी क्रिएटर को आइडियलाइज करते हैं, उसके तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करिए। उतना अच्छा नहीं तो उससे थोड़ा कम अच्छा, बट कोशिश करिए कि किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सके या एंटरटेनमेंट हो सके, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को भी एंड करेंगे। जाते जाते प्रियंका कुछ कहना चाहोगी? बस यार, मानसी के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करी यार ये लड़की, बहुत ज्यादा। इतना मेहनती मैंने किसी को नहीं देखा अपने लाइफ में। अगर मैं 100 कंटेंट क्रिएटर से मिली हूँ तो ऐसा मेहनती बंदा मैंने दूसरा नहीं देखा है, और इस बंदी ने अपने मेहनत से अपने आप को यहाँ खड़ा है। मानसी लव्स फैशन को सब्सक्राइब कर दो, शैलेंद्र खरे टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, हर मानसी का व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मानसी शैल व्लॉग्स ना, और इस पे तो करो ही सब्सक्राइब, जल्दी लाइक करो, कमेंट करो भैया कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, तो फिर हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, कुछ और भी करेंगे। सो या दैट्स इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका, आज पॉडकास्ट में काफी अच्छा लगा। तो गाइज अब मिलेंगे हम लोग अब अनदर पॉडकास्ट में। हो सकता है हम किसी आपके बताए हुए टॉपिक पे बात करें, तो यदि ऐसा कुछ है आपके पास बताने को तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू टू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट प्रियंका के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अनदर एपिसोड में अनदर गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।